प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका पेपर कोड 802 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, जो कि आपका विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। तो समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के जो प्रश्न उत्तर हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, और इन प्रश्नों के बीच में आपको सब कुछ मैं बताता रहूँगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, ताकि आप जो है प्रश्नों को कोई भी छोड़ ना पाए। तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय संस्कृति की विशेषता क्या है? वर्णन कीजिए। यानी कि विद्यालय संस्कृति की विशेषताएं बतानी है और उसको वर्णन करना है। वर्णन करने का मतलब है हम पॉइंटों में लिखेंगे, और पॉइंटों में जो मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनको सभी पॉइंटों को याद रखना है। पॉइंट हम इसलिए देते हैं कि हर एक विद्यार्थी की अपनी अपनी क्षमता होती है, वो कितने पॉइंट याद कर सकता है। अगर आपसे 4 पॉइंट याद होते हैं तो आप 4 करिए। अगर किसी से 5 पॉइंट याद होता है, या 6 पॉइंट, या फिर अधिकतम पॉइंट याद होते हैं, तो पॉइंट अपने अधिकतम याद कीजिएगा। बीच बीच में आपको गाइड करता रहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या बोलना है और क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के आंसर से। तो विद्यालय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, इनका वर्णन के स्वरूप हम लिख सकते हैं। विद्यालय संस्कृति विद्यालय की संस्कृति अक्सर स्थानीय समुदाय संस्कृति का दर्पण होती है। पहला पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, विद्यालय के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय मिलकर लिए जाते हैं। विद्यालय संस्कृति का क्या खासियत है कि इसकी विशेषता ये है कि विद्यालय के विकास के लिए जो भी हम निर्णय लेंगे, वो क्या करेंगे, हम मिलकर लेंगे। ठीक है। साथ ही साथ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच रिश्तों में खुलापन, विश्वास, प्रशंसा और सम्मान होता है। ये सारे पॉइंट को हमको बढ़िया तरीके से याद करना है, और एक एक पॉइंट आप याद कीजिएगा। मैं आपको बताता रहूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और कौन सा क्वेश्चंस अगर घुमाया जाएगा तो क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के जाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो को समझना है तो आपको थोड़ा सा समय अपना देना होगा। अगला जो इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं, सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता और सेवाओं तक पहुंच होती है। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो शैक्षणिक सहायता ले सकते हैं, और जो भी सेवाएं वहाँ उपलब्ध है, वो विद्यालय संस्कृति के अंदर जो है खुलापन मतलब आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर पहुँच उनकी होती है। शैक्षणिक संस्थान और सीखने के अवसर सभी विद्यार्थियों को समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मंद रूप से कोई है, विकलांग रूप से कोई है, तो उसको हम जो है क्या करें, छोड़ दें। ऐसा नहीं है। विद्यालय संस्कृति की एक खासियत है, विशेषता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सफलताओं को पहचाना और मनाया जाता है। यानी कि अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी, अगर विद्यालय के अंदर कुछ उन्होंने सफलता हासिल नहीं करी है, और उन्होंने अपने घर के माध्यम से कोई एग्जाम दिया है, कोई प्रिपरेशन की है, और कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, उस उपलब्धि को जो है, सफलताओं को जो है, वहाँ पे मनाया जाता है। अगर बच्चा बता देता है कि सर मैंने तो ये एग्जाम दिया था, इसमें मैं सफल हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ध्यान रखना है, विद्यालय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन हम कर रहे हैं। अगला जो है, विभिन्न त्योहारों को साथ मिलकर के मनाया जाता है। यानी कि कोई वर्ग जो है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, अल्प वर्ग हो, या अछूत वर्ग हो, तो सारे वर्ग जो है इसमें त्योहारों को साथ मिलकर के मनाते हैं। उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि मैं किस कास्ट का हूँ, मैंने कहाँ पे किस समाज में जन्म लिया है। अभिभावकों की सार्थकता साझेदारी होती है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं, अभिभावक भी है ना, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो भी सार्थक साझेदारी निभाते हैं। उनको जब भी बुलाया जाता है वो शामिल होते हैं। विद्यालय संस्कृति का ये विशेषता है। गलतियों को विफलताओं के रूप में ना लेकर के, बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। तो हमारी जो भी गलती होती है, मान लीजिए हम कहीं किसी विषय में असफल हो गए, हमारा जो है नंबर जितना जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्यालय संस्कृति के अंदर जो है, इसको सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जाता है कि अभी आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर आप सीख जाते हो तो आप बढ़ोगे भी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों को जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो ये है सारी विशेषताएं। इनमें से जो भी विशेषताएं आप 4, 5, 6, 7, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप उसके अनुकूल जो है इसको याद करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना है। 801 जो आपका मैंने कोड, आपका जो प्रश्न पत्र है, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, और उसमें भी सारे क्वेश्चंस को मैंने डिटेल आंसर्स के साथ में दिया है। यहाँ पे भी डिटेल आंसर्स की बात कर रहे हैं हम, और सारे क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण हैं वही हम बात करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर और एक चीज़ और मैं आपको खास ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर वीडियो आप सुन रहे हैं स्किप करके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। 801 हो या 802 हो, ठीक है, या 803 हो या 804 हो, कुछ भी आपका कोड हो, ठीक है, ये सारे के सारे विषय ना आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं।
आपके डीएलएड की एक ही समस्या है, बीएड हो, डीएलएड हो, डीएड हो, जो भी है आपके, ये सारे के सारे जो शैक्षणिक सुविधाएं जो हम पढ़ते हैं, इनमें जो विषय होते हैं ना आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि पहले विषय का कोई भी प्रश्न जो है दूसरे विषय में पूछा जा सकता है, दूसरे और पहले विषय का कोई भी प्रश्न तीसरे विषय के अंदर पूछा जा सकता है। इसी तरह से पहला, दूसरा और तीसरे विषय का प्रश्न जो है चौथे प्रश्न में भी, यानी कि चौथे चौथे प्रश्न पत्र में भी आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने 801 दे दिया तो उससे मेरे को क्या मतलब है, मैं उसके प्रश्नों को याद नहीं रखूंगा, मैं तो भूल गया। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेंगे। ये हमेशा का रूल रहा है, आज तक का नियम रहा है और हमेशा रहेगा। क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, 801 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंटर रिलेटेड हैं, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके आते ही आते हैं। अगर आप इन विषय को ढंग से तैयार नहीं करते हैं, जो हम प्रश्न दे रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि आप जो है अंक कम प्राप्त कर पाएंगे। बाकी अंकों की चिंता ना करें, अंकों की आपकी गारंटी है, अंक आपके पूरे आएंगे अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। अध्यापक के व्यावसायिक गुणों की संक्षेप में विवेचना करनी है। अब देखिए, व्यावसायिक गुण को मैं मानता हूं, ठीक है, व्यावसायिक गुण को मानता हूं मैं वी, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, तो मैं शिक्षक के कौन से गुण को मानता हूं जी। ध्यान रखिएगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी मैं इसका सॉल्यूशन जो है आपको बताने वाला हूं और वी और जी में संबंध भी बताने वाला हूं, इसका वर्णन करना है। ध्यान रखिएगा, दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्यावसायिक गुणों की अगर आपसे व्याख्या करने की बोले तो मैं मानता हूं इसको वी। और जो शैक्षिक शिक्षक के जो गुण होने चाहिए, कोई भी शिक्षक हो उसके अंदर क्या गुण हो, देखो व्यावसायिक गुण और केवल गुण दोनों में अंतर है, ठीक है। तो वहां पे कौन कौन से पॉइंट आपको शामिल करने हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो मैंने माना व्यावसायिक गुण को वी और शिक्षक के गुण को माना मैंने जी। तो कहां पर वी और जी को यूज करना है मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए, जो अध्यापक के व्यावसायिक गुण या फिर शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने एक ही शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे मैं आपको अंतर बता दूंगा वी और जी लिख करके। सबसे पहले अगर व्यावसायिक गुणों की बात करें, तो व्यावसायिक गुणों में जो है विषय का पूर्ण ज्ञान, यानी कि ये वी और जी दोनों पॉइंटों में आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है व्यावसायिक गुण क्या है तो भी आप लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछता है कि शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूं, विषय का पूर्ण ज्ञान दोनों ही उत्तरों में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आप दोनों उत्तर में ये पॉइंट जो है शामिल कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया कि मैंने वी क्यों लिखा है और जी क्यों लिखा है, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण, तो ये केवल हमारा वी क्या पॉइंट है, यानी कि व्यावसायिक जो गुण है उसके अंदर ही हम इसको लिखेंगे, इसको केवल गुण के अंदर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो ये वी में आएगा आपका। सतत प्रत्यनशीलता और अध्ययनशीलता, ये आप वी में और जी में दोनों में शामिल कर सकते हैं, यानी कि व्यावसायिक गुण भी हो सकता है और केवल शिक्षक का गुण भी हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रचलित समस्याओं का ज्ञान, इसको जो है आप केवल व्यावसायिक गुण में लिखेंगे, ठीक है, वी में लिखेंगे, जी में नहीं लिखेंगे इसको। अगर आप फिर भी अगर आपको याद रह जाता है तो आप लिख देना, अगर आप कोई पॉइंट भूलते हैं तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसका मेन औचित्य जो है वी के लिए, व्यावसायिक गुण के लिए है। दूसरों से अच्छे संबंध, ये आप वी और जी दोनों में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, वी और जी यानी कि आपका व्यावसायिक गुण में भी और शिक्षक के जो गुण होते हैं उसमें भी शामिल कर सकते हैं। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, केवल इसको आपको वी में ही शामिल करना है, जी में, यानी कि शिक्षक के गुण में शामिल नहीं करना है, व्यवसायिक गुण में शामिल कर सकते हैं आप इसको। समुचित सहायक सामग्री का जो है प्रयोग करना, तो इसको आप जो है सिंपली जी में कंक्लूड करेंगे, यानी जी के अंदर ही लिखेंगे। और जितने पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं उसमें से ज़्यादातर पॉइंट जो है आपको नहीं लिखने हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों को ज़्यादा लिखने का शौक है, जो चाहते हैं कि मैं पूरे नंबर ले पाऊं, तो वो अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं पूरे नंबर ले भी पाऊं और कम से कम याद करूं, तो वो कम से कम पॉइंट भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनता है या 5 मार्क्स का बनता है या 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, 2 मार्क्स में क्या करना है, आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, जितने मार्क्स है उससे एक अधिक पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 4 पॉइंट लिखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आप 6 पॉइंट लिखिए। बस आपको इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं पॉइंट्स तो आपको सारे दूंगा, जो भी आपको हल्का पॉइंट लगे, यानी कि जो आसानी से याद हो जाए, उसको याद करना है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, तो उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है व्यावसायिक में भी आ सकता है और आपके जो है केवल शिक्षक के गुण में भी आ सकता है, तो दोनों में आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद में समय का पाबंद, समय का पाबंद जो है आपको केवल शिक्षक के गुण में लिखना है।
तो यहाँ पे शिक्षक के गुण में आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप फिर भी कोई पॉइंट ऐसा भूल जाते हैं कि मेरे को व्यावसायिक का पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो आप शिक्षक के उस गुण में भी यानी व्यावसायिक गुण में भी समय का पाबंद जो है आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक के प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं रुचि, ये दोनों में आ जाएगा, व्यावसायिक गुण में भी आ जाएगा और केवल शिक्षक के गुण में भी आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है पूरा तैयार होता है। 11वां पॉइंट भी देख लेते हैं। तो इसमें कुशल वक्ता, ये दोनों में ही चाहिए, तो ये भी आपका वी और जी में आ जाएगा। व्यावसायिक गुण की बात करें या फिर केवल शिक्षक के गुण की बात करें, इन दोनों में ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो अपना अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, जो आपके फिलअप्स होंगे, आपके एमसीक्यू बनेंगे, एक वर्ड के बनेंगे या फिर बड़े प्रश्न बनेंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। डीएलएड का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत ही कॉन्शियस बनाया जाता है, क्योंकि जितनी सीटें आगे खाली होती हैं उतने ही बच्चों को यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है सरकार का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है उस सीट के लिए आगे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए आपको समझना है हर चीज को जो मैं बता रहा हूं आपको। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है? बहुत ही सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आम आदमी या नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है। वंचन क्या है? तो वंचन का अर्थ जो है कुछ रखने, आनंद लेने या उपयोग करने से रोके जाने की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ये वंचन का अर्थ होता है। सभी 1 नंबर के प्रश्न अभी देख रहे हैं हम। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, कभी 2 नंबर के, कभी 5 नंबर के, कभी 4 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल चलो अभियान जो है ये जुलाई 2000 में प्रस्तावित हुआ था, यानी कि उस समय यह प्रारंभ हुआ था। बोझ के बिना सीखने से क्या तात्पर्य है? अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना। पहला तो मैं बता दूं, बोझ के बिना सीखना, तो ये जो संबंधित है बोझ के बिना सीखना, कभी कभी एमसीक्यू या खालिस्तान में भी आता है आपका। तो बोझ के बिना सीखना जो है ये हमारा एनसीएफ 2005 से संबंधित है। कभी कभी पूछता है कि बोझ के बिना सीखना का संबंध किससे है, तो आपको बताना है ये आंसर। या बोझ के बिना सीखना खालिस्तान से संबंधित है, तो आपको बताना है एनसीएफ 2005 से संबंधित है। ध्यान रखें, यही बात मैं बता रहा था कि क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए स्किप करने की कोशिश ना करें। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है और कितना बेहतरीन रिजल्ट लाना है। अब चलिए, इसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बोझ के बिना सीखना की अवधारणा है ना, ये कहाँ से ली गई है? देखो संबंधित किससे है ये मैंने बता दिया, एनसीएफ 2005 से। लेकिन ये कहाँ से ली गई है? तो ये यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 में पारित की गई थी उससे ली गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है, ईयर भी ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इसको आपको समझना है। और बोझ के बिना सीखने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देखिए, इसको तात्पर्य को यहाँ लिखा गया, आजीवन स्वशिक्षण और कौशल विकास के अवसर सहित सीखने के गुणवत्ता को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी स्तरों पर स्कूली बच्चों, विशेष रूप से बच्चों पर बोझ को कम करने के बारे में सलाह देने के लिए अवधारणा ली गई है। तो बोझ के बिना सीखने का मतलब ये आप बता सकते हैं। तो अगर आपसे तात्पर्य पूछता है तो आपको केवल इतना लिखना है जो अभी मैंने बताया है। अगर इसके अलावा ये पूछता है कि बोझ के बिना सीखना जो है किस समिति की रिपोर्ट से ली गई है, तो यशपाल समिति की रिपोर्ट से ली गई है। अगर अगर ये आपसे पूछता है बोझ के बिना सीखना जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना है एनसीएफ 2005 से संबंधित है। थोड़ा सा आपको ये आपके माइंड में रहना चाहिए, जो चीजें बोल रहा हूं उसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट करिए। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय अधिगम प्रविधि, यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव लर्निंग मेथड, जिसको हम बोलते हैं एएलएम शॉर्ट फॉर्म में। हम सारे फॉर्म की बात करेंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस पेपर की टेंशन लेने को आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सक्रिय अधिगम प्रविधि या एक्टिव लर्निंग मेथड क्या होती है, इसकी विशेषता भी कभी कभी पूछता है। तो दोनों चीजें मैंने एक साथ बता दी है, आप दोनों को याद करेंगे। सक्रिय अधिगम प्रविधि एक ऐसी विधि या प्रविधि है जो छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। और जब छात्र जो है या विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करते हैं, सीखते हैं, तो उनमें जो है समझने की शक्ति का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर जो है मिलता है। और जब छात्र या बालक जो है
उनको जब अवसर मिलेगा तो वो किसी भी कार्य को क्या है अच्छे तरीके से या अच्छे ढंग से कर पाएंगे या सीख पाएंगे। इस विधि के प्रयोग से छात्र जो है किसी भी समस्या का समाधान करने में, पढ़ने में, विषय वस्तु को समझने में, संश्लेषण करने में, विश्लेषण करने में, मूल्यांकन करने में जो है वो क्या होता है एकदम परख अपना बना लेता है, यानी कि उसको इस चीज का अवसर मिल जाता है। अब बात करें कि एएलएम जो है इसकी विशेषताएं क्या है। तो एएलएम की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला विशेषता हम बात करेंगे, ये जो है पूर्ण तरह बाल केंद्रित होती है। इस प्रविधि द्वारा बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है, इसमें संयोग की भावना का विकास होता है, साथ ही साथ जो है बालकों की निष्क्रियता दूर होती है, जो नहीं सीखना चाहते हैं ना वो भी सीखने के प्रयत्न करने लगते हैं, और बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो अवसर मिलता है, साथ ही साथ विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का भी विकास होता है। तो ये सारे के सारे इसकी विशेषताएं हैं। आगे जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना सन 1921 में की गई थी। भारत में जाति का आधार क्या है। तो भारत में जाति आपकी तब मानी जाएगी जब आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, यानी कि जन्म जो है भारत में जाति का आधार है कि आपका जन्म किस जाति में हुआ है, तभी आपकी वो जाति मानी जाएगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी कब लागू हुआ। तो ये सन 1994 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, ये भी अगर आपसे पूछता है तो 1945 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। तो सर एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में की गई थी। बहुत ध्यान से आपको रखना है, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े भी आएंगे छोटे भी आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे बताऊंगा मैं। एनसीईआरटी के कार्य लिखिए, बड़ा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी के कौन कौन से कार्य हैं। कार्य के ऊपर वही बात मैंने बताया था आपको, मैंने पहले बताया था कि अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का और 5 नंबर का, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता, 1 नंबर का तो आपको पता ही कि 1 वर्ड या एक सेंटेंस में खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे भी क्वेश्चन आपके 2, 3, 4 और 5 नंबर के आते हैं तो हमेशा आपको 1 पॉइंट अधिक लिखना है, हमेशा 1 पॉइंट अधिक लिखना है, तो जाके आपके पूरे नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपने 1 पॉइंट गलत भी लिखा है तो 5 पॉइंट आपने सही लिखे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 4 पॉइंट सही लिखे हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 3 पॉइंट सही लिखे हैं तो 3 मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर कैपेसिटी अच्छी है तो आप पॉइंटों की मात्रा बढ़ा सकते हैं, आप एक ही जगह दो पॉइंटों में, 2 नंबर के मार्क्स में 4 पॉइंट लिखिए, 5 नंबर के मार्क्स में 10 पॉइंट लिखिए, अब कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं लर्निंग की। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के कार्य क्या क्या हैं। तो एनसीईआरटी के कार्य पूछा जाता है कभी कभी। तो शिक्षा के स्तर में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार एवं वृद्धि करना पहला कार्य है। दूसरा कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम निर्धारण व शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर केंद्र तथा राज्यों में समन्वय स्थापित करना। दोनों में क्या है, आपको कोलैबोरेशन करना है, एनसीईआरटी का काम। और विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए परिषद, यूनेस्को व यूनिसेफ के संयोग से विद्यालय शिक्षा में सुधार करना। साथ ही साथ परिषद कार्यरत शिक्षकों की ज्ञान वृद्धि और कौशल बढ़ाने के लिए जो है सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। तो ये एनसीईआरटी के सारे क्या हैं, हम कार्य की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक, और कहीं भी जैसे आपसे पूछे कि एनसीईआरटी का ये बताइए वो बताइए, अगर आपको याद नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ अब आपको बता रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि वो चीज़ याद नहीं है, मान लीजिए कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपने याद भी नहीं किया, तो आप इन सभी बिंदुओं को जो है शामिल कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, अगर आपने वो प्रश्न नहीं पढ़ा है तो आपको, जैसे कि एनसीईआरटी की विशेषता क्या है, एनसीईआरटी के बारे में समझाइए, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अरे मैं अचानक से पढ़ा तो था, भूल तो गया, लेकिन मेरे को एनसीईआरटी के बारे में ये चीज़ तो याद है, तो वो आपको वो चीज़ वहाँ पे लिख देनी है। याद रखना है, एनसीईआरटी के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपको वो चीज़ लिख देनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम बता सकते हैं एनसीईआरटी कार्य में क्या होता है, शिक्षा के विकास के लिए कुशल एवं सुयोग्य शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि सभी को ट्रेनिंग देना। और परिषद विस्तार कार्यक्रमों के अनुसार पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है, एनसीईआरटी की पुस्तकें आप पढ़ते हैं, सर्वेक्षणों का प्रकाशन करता है और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। पिछले साल जो है आपसे पूछा गया कि एनसीईआरटी की 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के नाम लिखिए, 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का नाम आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? ये आपका रिक्तस्थान है और कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू में, तो 12 इसमें मनोनीत सदस्य लिखे गए हैं, तो 12 की मात्रा आपको याद रखनी है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2009 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, जबलपुर में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? माइनॉरिटी जो आपका संघ है उसकी बात कर रहा है, तो माइनॉरिटी संघ की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। अगर डेट पूछता है तो 17 मई है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है पूछ ले, तो बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ है अलग अलग स्तर के, यानी तेज या कमजोर छात्र, जो भी है, स्तर का मतलब होता है अलग अलग, जो आपके तेज भी हो सकते हैं कमजोर भी हो सकते हैं, इन छात्रों को साथ साथ सिखाना और सीखना। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो प्रमुख महत्व लिखने हैं। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के क्या महत्वपूर्ण महत्व हो सकते हैं वो बताना है। तो देश के अशिक्षित वयस्क नागरिकों को लोकतंत्र के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। ठीक है, तो राज्य के जो है मुख्य महत्वपूर्ण महत्व लिख सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य जो है वयस्क और सामाजिक शिक्षा का जो है सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलाता है, तो ये भी इसका महत्व है। राज्य का महत्व हम बता रहे हैं शिक्षा के लिए। सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य जो है किसी समाज द्वारा अपने लोगों को धन, आय, जाति, शिक्षा, जातीयता, लिंग, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति या व्युत्पन्न शक्ति, यानी कि सामाजिक या राजनीतिक, यानी कि सामाजिक या राजनीतिक व्युत्पन्न शक्ति मतलब जो अर्जित की गई हो, जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करना होता है। आधुनिकरण से क्या आप समझते हैं? बहुत ही सिंपल सा, एक एक दो दो नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आधुनिकरण एक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य है विज्ञान और तकनीकी पर आधारित समाज की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। ठीक है, एवं शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करना। इसके बाद है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य क्या हो सकते हैं? कोई भी दो उद्देश्य लिखने हैं, बहुत सारे उद्देश्य मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, बड़े क्वेश्चंस के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें शारीरिक विकास है, मानसिक विकास भी है, और लोकतंत्र जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या करता है? हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास के लिए करता है। तो ये 3 हमने उद्देश्य दिए हैं, यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, मैंने 3 बताए हैं। आपकी मर्जी है आप इसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे। बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन को समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला जो है प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम जिसको बोला जाता है, इसके कार्य क्या हैं ये आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, कार्यों की कोई कमी नहीं है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 कार्य लिख दीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप 5 कार्य लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे एक ज्यादा आपको लिखना है, हमेशा एक ज्यादा बढ़ के लिखना है ताकि नंबर ना कटे। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के तहत जो है अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है, यानी कि उनका एनालिसिस करता है। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाए गए संवैधानिक कानूनों के कामकाज की निगरानी भी करता है। तो अल्पसंख्यक आयोग जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके कार्य की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक के लिए जो सुरक्षा के उपाय हैं उनकी जो सिफारिशें करता है, साथ ही साथ जो है अल्पसंख्यक समुदाय जितने भी हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के उपायों का जो भी उसकी शिकायत है उसको देखने के लिए जो है अपना एक निकाय भी बनाता है। साथ ही साथ भेदभाव जो उत्पन्न करते हैं अल्पसंख्यक के मुद्दे, उन मुद्दों का जो है यह अध्ययन भी करता है या अध्ययन के पहल भी करता है। इस तरह से ये सारे पॉइंट हैं, तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पॉइंटों में जो चीज़ें समझाने की होगी मैं बताता रहूंगा, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक या अध्यापक शिक्षक परिषद के, यानी कि यहां बोल जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के। तो शिक्षा परिषद तो आपको एक रखना है, तो राष्ट्रीय एक आ जाएगा, या तो फिर अध्यापक पूछेगा या फिर शिक्षक पूछेगा। तो राष्ट्र दोनों एक ही चीज होते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक या अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पे निम्नलिखित तो ये क्वेश्चन में गलत है, उद्देश्य एवं कार्य क्या है ये आपको बताना है।
तो आपको बताना है शिक्षक जो है शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में जो हम बता सकते हैं उद्देश्य एवं कार्य, ये सभी को एक ही साथ ही सम्मिलित करेंगे, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। तो आपसे अगर उद्देश्य पूछता है या कार्य पूछता है तो आपको ये सारे पॉइंटों को लिख देना है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है। तो आपको देखना है, ध्यान रखना है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखिए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक 6 पॉइंट लिखिए। अगर आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो इससे बेहतर बेस्ट जो है वो हो नहीं सकता। जो गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट तो तभी होगा जब आप एक से ज़्यादा पॉइंट लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको सामने रख रहा हूँ और आंसर्स के साथ रख रहा हूँ। तो आपको ये सारे पॉइंट्स में जो आसानी से याद हो ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पॉइंट वाइज याद करें, जो आपको आसानी से याद रहता है उन्हीं को याद करना है। तो इसीलिए हमने आपको मैक्सिमम पॉइंट दिए हैं कि बच्चे क्या है कि कई पॉइंट तो याद कर नहीं पाते हैं और कई पॉइंट आसानी से याद हो जाते हैं। तो इन 10 ही पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, जो भी आपको उसमें से 10 पॉइंट, 5 पॉइंट जो भी आपको अच्छे तरीके से याद होते हैं उनको याद करिएगा। रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को हमेशा एक बार देखते रहिएगा। एग्जाम से पहले आपको जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वीडियो, इसका माध्यम यही है कि आप जो है रिवीजन करते रहें। आगे बढ़ते हैं। शाल्य संस्कृति से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शाल्य संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो है आपको बतानी है, उसमें दो पूछा गया है, मैं आपको और भी बताऊंगा। शाल्य संस्कृति का आशय उन विश्वासों, धारणाओं, संबंधों, दृष्टिकोणों और लिखित और अलिखित नियमों से है जो सभी पहलुओं में विद्यालय के कार्य को प्रभावित और आकार देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपको लिखना ही लिखना है बिल्कुल। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं पॉइंटों में लिखा है मैंने। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। तो आपको जरूरी नहीं है कि चारों पॉइंट याद करें, आपसे दो याद होता है दो याद रखिए, चार याद होता है तो चार याद रखिएगा। ठीक है, आप जितना लिखेंगे उतना बेहतरीन होगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दो याद करते हैं या चार याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है बहुत सारे जो उसके उद्देश्य हैं, वो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो हम जो भी बालिका से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे इसमें। तो पहले उद्देश्य में आप देखें लैंगिक अंतराल को दूर करेंगे, यानी कि जो भी भेदभाव है उनको दूर करना या कम करना। ठीक है, उसके अलावा विकास खंड हो या न्याय पंचायत हो, इसके स्तर पर जो है विद्यालय के आदर्श संकुल में जो है मॉडल क्लस्टर स्कूल जिसको बोलते हैं, उसके रूप में जो है यहाँ पर जो है महिला के साक्षरता को विकसित किया जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, आप सारे पॉइंट्स देख रहे हैं। इन सभी पॉइंटों को आपको विस्तार से आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो शैतान का काम हो जाएगा। इंसान का काम तो है एक बार समझना, हर चीज़ को पढ़ना, पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो उसको नोट करना। तो यहाँ पे 7वां और 8वां पॉइंट दिया है। इसका मतलब नहीं है कि आप 8 पॉइंट के 8 पॉइंट लिख दें। आपको लिखना है तो 5 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट आपको याद होता है तो 6 पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट याद होता है तो 4 पॉइंट लिखिए। लेकिन पॉइंट जो होना चाहिए वो आपके जो भी पॉइंट होंगे, जो भी आपके पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल क्या होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, यानी कि राइट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। सटीक पॉइंट आपको लिखना है। सटीक पॉइंट नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट जो है आपके सटीक होने चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने पॉइंट हैं उनको तो आप देखिए और जो आपसे पॉइंट याद होते हैं उनको याद कीजिए। जिनकी कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से चलिए। कहते हैं ना कि खाना उतना ही खाओ जितनी भूख लगी हो, ज़्यादा खाओगे तो गैस बनेगी और फिर उल्टी दस्त और बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को इसमें भी हम शामिल कर सकते हैं, अपने शैक्षिक माध्यम में भी शामिल कर सकते हैं कि हमारे विषय का सामग्री उतना ही पढ़ें जितना हम सहन कर सकते हैं, जितना हमारे माइंड में रह सकती है। क्योंकि सभी का माइंड स्तर है ना, सभी का आईक्यू लेवल जो है बहुत ही कम होता है और किसी किसी का बहुत ही ज़्यादा होता है। वो केवल एक बार पढ़ता है उसको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, आप 10 बार पढ़ोगे आपको याद नहीं होती हैं। तो ये समस्या सभी बालकों में होती है। तो ये इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, जितने पॉइंट्स आपको याद होते हैं उन्हीं को याद कीजिएगा। वंचित एवं गरीब बालकों की प्रमुख समस्याएं, समस्याएं क्या हो सकती हैं इनकी, तो इनमें जो है सबसे पहले हम बात करें तो इनका सामाजिक आर्थिक स्तर जो है निम्न होता है। उसके अलावा जो है सांस्कृतिक स्तर भी निम्न होता है। उसके अलावा जो है सांसारिक ज्ञान का अभाव होता है, क्योंकि ये वंचित होते हैं ना, या फिर गरीब होते हैं, दोनों में से कोई भी पूछ लेगा। वंचित बालकों की प्रमुख समस्याएं बताओ या फिर गरीब बालकों की प्रमुख समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती है। जो भी ये चारों ओर जो होते हैं ना घटनाएं, उनसे ये वंचित रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे। उसके अलावा जो है इनका जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है, जो पढ़ाई का लेवल जो होता है वो निम्न स्तरीय रहता है।
उसके अलावा जो है इनका रुचियों का अभाव होता है, इनको जो है खेलने कूदने, ये बनना, ये सब करना, वो करना, इन सब चीज़ों की ये परवाह नहीं करते हैं। इनकी भावनाएं जो है बहुत ही कम होती हैं, ये ग्रसित होते हैं, इसलिए क्राइम की ओर बढ़ जाते हैं। इनका अक्षांशता स्तर जो है, यानी कि ये सपना जो है ना बहुत ही कम संजोते हैं, यानी कि इनका स्तर जो है इसका कम होता है। उसके अलावा जो है इनमें भय अधिक होता है, डर डर और चिंता ज़्यादा होती है। भले इनकी सब कुछ नहीं हो, लेकिन इनमें भय और डर ज़्यादा होता है। नकारात्मक अवबोध के से पीड़ित रहते हैं, नकारात्मक सोच इन पे ज़्यादा होती है, इसीलिए क्राइम की तरफ ये ज़्यादा बढ़ते हैं। और जो है इनकी भाषा जो है ना, ये भाषा विकास जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए जो है आप देखोगे झुग्गी झोपड़ियों की और वंचित बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, इस टाइप के बच्चे जो आपसे लैंग्वेज में अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे। उसके अलावा इनमें योग्यता का अच्छी तरह से विकास नहीं होता है। उसके अलावा जो इनकी स्मृति होती है ना, वो भी दुर्बल होती है बहुत सारे बच्चों में, मैक्सिमम बच्चों में। और सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसमें 15 पॉइंट दिए हैं, इसमें से आप 10 पॉइंट याद करें, 15 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो याद करें। बहुत बेहतरीन तरीके से सिंपलेस्ट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका। शिक्षण अधिगम में ध्यान रखिएगा, यानी कि शिक्षण जो हम सिखाते हैं, तो अधिगम क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो है अध्यापक की भूमिका क्या क्या हो सकती है, तो अध्यापक जो है कई तरीके से भूमिका इसमें निभा सकता है। पहला अगर हम बात करें तो अध्यापक जो है एक मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन बड़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन छोटा होता है तो केवल आपको पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो बता रहा हूँ ये पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके अलावा जो ज्ञान दाता के रूप में उसकी भूमिका को हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम सुविधा प्रदाता या सुविधा दाता के रूप में भूमिका, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, सुविधा दाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो वो क्वेश्चन आपका अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अलग से बनता है तीसरे पॉइंट का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें चौथा जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। ठीक है, और अगला जो हम लिख सकते हैं इसमें आदर्श मॉडल के रूप में कैसे भूमिका निभा सकता है शिक्षक। और साथ ही साथ हम बताते हैं सरलकर्ता के रूप में भूमिका कैसे निभा सकता है, ये भी चीज़ हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो है विचार विनिमयकर्ता और चर्चाकर्ता के रूप में जो है भूमिका कैसे निभा सकता है। और साथ ही साथ सह अधिगमकर्ता के रूप में भूमिका कैसे निभा सकता है। तो ये सारे पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। इन सभी पॉइंटों को ध्यान से रखना है, और आपसे 4 पॉइंट याद होते हैं, 5 पॉइंट याद होते हैं या 6 पॉइंट याद होते हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर केवल पॉइंट ही पूछेगा तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बाकी विस्तार आपको करना तभी है जब आपसे ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछता है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो आपको इन उद्देश्यों में से जो आपको आसानी से याद होता है ना, उन्हीं उद्देश्यों को याद करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 उद्देश्य दिए हैं, बाकी आप 4 याद करें, 5 याद करें या 10 याद करें, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद आते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है, यानी कि इस पे टिप्पणी कभी कभी पूछ लेता है। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ठीक है, कौन से वर्ष में लागू हुआ था, कौन से वर्ष तक के बच्चों के लिए इसको समाहित किया गया था, इसका उद्देश्य कौन से वर्ग के आयु तक के लिए था, इसमें सब कुछ बताया गया है। इस उद्देश्य को, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को किस सरकार ने शुरू किया था, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस पे टिप्पणी भी देखने को मिलता है, इसमें एमसीक्यू भी बनता है, इसमें खालिस्तान भी बनता है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए पूरे सर्व शिक्षा अभियान के टिप्पणी को आपको ये याद करना है, अच्छे तरीके से समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन बनता है नवोदय विद्यालय पे बनता है। तो नवोदय विद्यालय पे अगर आपको बोलते हैं कि नवोदय विद्यालय पे टिप्पणी लिखिए, ठीक है, या फिर नवोदय विद्यालय से कुछ भी संबंधित बोलने को लिखे और आपको याद नहीं रहता है, जो याद रहता है तो वही, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ये जरूरी नहीं है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। आपसे पूछ लिया कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है और आपने लिख दिया उसमें उद्देश्य, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगर आपको याद रह जाता है कि उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य लिखिए, अगर आपसे याद नहीं रहता कि उद्देश्य क्या है, अगर आपको टिप्पणी याद रह जाती कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, जिसको एसएसए बोला जाता है, यानी सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य में भी आप इसको लिख सकते हैं, उद्देश्य में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे पीछे आप जो है जो चीज़ याद है, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि एक्चुअली इसमें लिखना क्या है, तो आपको जो याद है उस चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे लिखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय पे आपसे टिप्पणी लिखने को बोलेगा, तो यहाँ पे जो है नवोदय विद्यालय क्या है, कब इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नवोदय विद्यालय की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लागू होती हैं, साथ ही साथ कौन से स्तर के विद्यार्थी जो है नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस पे टिप्पणी को आपको याद रखना है। नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो उसमें आप इन सब चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, इन 10 पॉइंट में से आप 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सारे के सारे चीज़ें जितनी भी मैं बेहतरीन चीज़ें आपको दे सकता हूँ, उससे बेहतरीन जो आपको स्टडी मटेरियल तो मेरे हिसाब से मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन हम आपके जितने भी वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, ताकि आपके जो एक भी प्रश्न इधर से उधर हो ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अरे यार मैंने पढ़ा था, ये तो पढ़ा ही था, उसको तो लिखना ही है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। ये तो हमने विशेषताओं की बात करी है। कभी कभी पूछता है कि नवोदय विद्यालय की जो है आपको उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है नवोदय विद्यालय, तो ये हमारा उद्देश्य आ जाएगा। आपको अगर तीनों में से कोई भी याद रहता है तो आप एक दूसरे का आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है, अगर आप उद्देश्य भूल गए तो आप विशेषता लिख दीजिए, विशेषता भूल गए तो टिप्पणी लिख दीजिए। तो आपको लिखना जरूर है, कैसे भी करके कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, समय वेस्ट नहीं करना है, फटाफट लिखते जाना है, क्योंकि आपका जो पेपर है थोड़ा सा लेंदी आता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी हमने पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों को आपको इसमें बढ़िया तरीके से समायोजित करना है। जो पॉइंट आपको समझ में आता है उतना लिखिए, जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट लिखें। आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना जो है स्कीम क्या होती है, इसको हमें समझाना होता है। इसके ऊपर कभी टिप्पणी पूछता है कि ये क्या है, मध्याह्न भोजन योजना क्या है, ये बताइए, या इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए, या इस पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको बताना है। तो ये इस तरह से आप जो है इसके मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील के बारे में जो है जानकारी दे सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, वो भी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य क्या हैं, मध्याह्न भोजन के योजना के उद्देश्य जो है हम बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, जितने भी उद्देश्य आप देख रहे हैं ये सारे के सारे उद्देश्य दिए गए हैं। तो इन उद्देश्यों को जो है आप लिख सकते हैं। और अगर हम कहें कि इसके गुण क्या हैं मध्याह्न के, तो हम गुण भी बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके गुण हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है तो आपको सारे गुण, दोष और जो उद्देश्य है सभी को याद करना है। इसके बाद आता है एनसीईआरटी परिषद क्या होती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी परिषद क्या है, उसके बारे में अगर टिप्पणी पूछे, उसका क्या उद्देश्य है, तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी मैं उद्देश्य भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये टिप्पणियाँ सारी याद रखनी है। जितनी भी टिप्पणी बता रहा हूँ ये टिप्पणी याद रखनी है। एनसीईआरटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको जो भी जानकारी है, मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका जो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो ये एमसीक्यू बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रभु। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के निजीकरण के दोष क्या होते हैं, जो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा की जगह अगर विद्यालय आ जाए, ठीक है, विद्यालय या स्कूल आ जाए, तो लय आ जाए या फिर स्कूल आ जाए, तो विद्यालय आए या स्कूल आए, शिक्षा है या फिर कुछ भी आए, तो निजीकरण में जब भी बात आएगी तो आप इन पॉइंटों को डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो समझाने वाला था कि मैं हर क्वेश्चन के बीच में आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। शिक्षा के निजीकरण के दोष बताइए। शिक्षा के जगह पे पूछ लिया विद्यालय के निजीकरण का दोष बताइए, तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, बिल्कुल सटीक बैठेंगे। जहां जहां शिक्षा लिखा है वहां पर आपको चेंज करना है विद्यालय, ठीक है। जहां जहां शिक्षा लिखा है वहां पे कर देना है विद्यालय। शिक्षा के निजीकरण के गुण क्या होते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा की जगह फिर विद्यालय आ सकता है। तो इस शिक्षा की जगह विद्यालय आएगा, तो जहां जहां शिक्षा लिखा है वहां पे हमें विद्यालय करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी शिक्षा लिखा है वहां विद्यालय करना है। तो ये दो क्वेश्चंस इस तरह से तैयार होते हैं। तो ये सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अब फुल फॉर्म किस बात करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन और भी देखेंगे। तो MDM क्या होता है, मिड डे मील, जिसको मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। SSA क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान होता है। NLM क्या होता है, नेशनल लिटरेसी मिशन, और ये जो है 1988 में जो है इसको चलाया गया था। RTE क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, ये जो है 2009 में लागू किया गया था। NCF क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये जो है 2005 का है। इसके बाद NEP क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद में CBSE क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE क्या होता है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद में LKG क्या होता है, लोअर किंडर गार्डन। UKG क्या होता है, अपर किंडर गार्डन। इसके बाद में जो है आपसे पूछा जाएगा, तो
MHRD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। NCERT की फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCTE का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NET यानी नीट का पूछा जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद जो है सेट का पूछा जाए तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद में डाइट का पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में DPEP पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। उस OER के बारे में पूछा जाए तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स। और UGC के बारे में पूछा जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, चाहे आपके एग्जाम में बहुत सारे कभी कभी पूछे जाते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आपको ये सारे फुल फॉर्म पता होने चाहिए कि आप कौन सा एग्जाम देते हैं। मैं तो सेट का एग्जाम देने चला, मैं तो निम्स का एग्जाम देने चला, निम्स का आपको फुल फॉर्म पता नहीं है, आपको MHRD का फुल फॉर्म पता नहीं है, आपको UKG का फुल फॉर्म पता नहीं है, तो आप एक टीचर के नाते ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। कौन से वर्ष में स्थापना हुई थी, जो जो चीज़ें हमें बतानी है वो हम बता चुके हैं, तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, राज्य से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है, ये पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। संस्कृति का क्या अर्थ है ये आप बता सकते हैं, जहाँ जहाँ मेरे को विश्लेषित करना होगा मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान से आप क्या समझते हैं, तो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। इसमें धाराएं जो हैं वो आती हैं, धाराएं सारी चीज़ें आपको बतानी है, धाराओं के बिना जो है इसको आप बता नहीं सकते हैं, तो धाराएं जो है इसमें सम्मिलित करनी होगी। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, लगभग हमारे 7 मौलिक अधिकार हैं। अभी तक तो 6 हो चुके हैं, लेकिन हम 7 के बारे में भी लिख सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप 6 लिखें या 7 लिखें, नॉन इशू। यहाँ पे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें डिटेल भी लिखना है। अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो केवल अधिकार के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से अधिकार है, तो केवल उनका नाम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 7 अधिकार जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं और अभी तक इसको 6 कर दिया गया है। इसके अथवा में यानी कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसा भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के शैक्षिक समानता के लिए प्रमुख प्रावधान किस प्रकार के हैं, तो ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया है इसको आपको पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लागू गई हैं ये आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने विस्तार से बता दी हैं। वंचित वर्ग मतलब क्या होता है, वंचित कभी कभी पूछता है वंचित वर्ग क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। तो वंचित वर्ग के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वंचित वर्ग मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी इनकी समस्याएं पूछता है, कभी कभी इसके बारे में जो है आपके और भी विशेषताएं पूछता है, तो ये भी आपको बताना है। तो इसमें आप जो समस्याएं हैं उसी को लिखेंगे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्कूल का महत्व क्या होता है, छोटे क्वेश्चन में बनता है, 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, तो स्कूल का महत्व बता सकते हैं। शिक्षा का लोकतंत्र पर प्रभाव जो है वो कैसा होता है, तो शिक्षा का लोकतंत्र पर बहुत सारे प्रभाव हैं। इन पॉइंटों को हम इस माध्यम से जो है स्पष्ट कर सकते हैं, सारे पॉइंटों को आपको नोट करना है, इन पॉइंटों को पढ़ना है, तरीके से याद करना है और बेहतरीन तरीके से जो आपको अच्छा लगता है उन पॉइंटों को याद करिए। जो बड़े हैं उनको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके अंदर ये समाहित नहीं होते हैं, आपके ज्ञान के अंदर, आपके माइंड के अंदर अगर ये सारे पॉइंट समाहित नहीं होते तो आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है कठिनाइयाँ आप इनमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो 4 लिखें, 6 लिखें, 5 लिखें, 9 लिखें, मैंने यहाँ पे आपको 10 दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को स्पष्ट कीजिए। 2009 का जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है ये अधिनियम कब पारित हुआ था, 2009 में पारित हुआ था। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर बनता है। और उसके अलावा जो है इसको आप बता सकते हैं कि इस जो ये अधिनियम है ये क्या है, इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे। और कभी कभी पूछता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम जो है इसमें कब संशोधन किया गया था, तो यहाँ पर जो है सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। कब लागू किया गया था, कौन से स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया था, कौन से वर्ष तक के बच्चे इसमें जो है समाहित किए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में जो है इसको प्रावधान मिला है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन एक में ही मिलते हैं आपको। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, यानी कि मुख्य विशेषताएं बोल सकते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं बताइए या इसको स्पष्ट कीजिए, इसके मुख्य गुण बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जो है प्रावधान, गुण या फिर विशेषता,
ठीक है, तो ये विशेषता भी आप इसमें बता सकते हैं। तो ये गुण हो सकता है, प्रधान हो सकता है, विशेषता हो सकती है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है, सारे पॉइंट इसमें कवर होते हैं। और हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जुर्माना कितनी है। और इसमें तो मेन चीज़ था, उन्होंने बोला था कि कोई भी शिक्षक जो है ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। अब आते हैं छोटे क्वेश्चनों पे। शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है क्या होता है? संकुचित अर्थ जो है विद्यालय शिक्षा होती है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में है। अगर त्रिमुखी प्रक्रिया बोलता तो शिक्षक और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच में है। लेकिन द्विमुखी आपके सिलेबस में है, तो द्विमुखी आपको याद रखना है। त्रिमुखी पूछता है तो पाठ्यक्रम जोड़ देना है। इसके बाद में शिक्षा और समाज का संबंध जो है घनिष्ठ होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, ये परिभाषा जो है स्पेंसर की है। उसके अलावा विकासशील देशों के पिछड़ेपन का कारण जो है शिक्षा की कमी है। उसके अलावा जो है शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है समाज में होती है। अगला जो है इसमें हम बात कर सकते हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का या पाश्चात्य शिक्षा का रहा है। और शिक्षा की प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार कहलाती है। और शिक्षा का साधन खालिस्तान विद्यालय है, तो कौन सा साधन है? ये औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं है, ध्यान रखना। औपचारिक और अनौपचारिक, अनौपचारिक में समाज है, परिवार है और वातावरण है। औपचारिक में केवल विद्यालय आता है, अनौपचारिक में जो है समाज है, समाज आ जाता है आपका, और उसके अलावा वातावरण आ जाता है, और उसके अलावा जो है आपका परिवार आ जाता है। ठीक है, ये अनौपचारिक में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यह कभी कभी पूछता है आपसे। शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है हमेशा बालक होता है। और राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो राज्य में जो जनसंख्या है एक अनिवार्य तत्व है, एक निश्चित क्षेत्र होता है राज्य का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब एक जो है तत्व है। और राज्य की एक सरकार होती है और वहाँ पे संप्रभुता देखने को मिलती है। तो ये चार अनिवार्य तत्व हैं जिनको हमें याद रखना है। विद्यालय से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय तो आप जानते ही हैं, वो स्थान है जहाँ पर हम शिक्षा का ग्रहण करते हैं और बच्चों का विकास होता है। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो महत्व क्या हो सकते हैं? तो सुचारू शासन होता है, शिक्षा की दृष्टि से जो है राज्य में क्या होता है? सुचारू शासन होता है और योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। उसके अलावा जो है निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रकार कौन 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 से हो सकते हैं? तो सरकार से आंशिक वित्त पोषण, यानी सरकार जो है उनको जो है कभी कभी सहायता देती है, और स्व वित्त पोषण, तो स्व वित्त पोषण मतलब सरकार से ये सहायता नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के निजीकरण के दोष क्या क्या हो सकते हैं? शिक्षा के निजीकरण से संसाधनों का अभाव हो सकता है, कुशल शिक्षकों का अभाव हो सकता है, व्यावसायिक मनोवृत्ति हो सकती है, मानकों का उल्लंघन किया जाता है इसमें, और सुरक्षा का अभाव भी रहता है शिक्षा के निजीकरण के द्वारा। तो ये हमारे को दोष के रूप पर आपको ये बताने हैं। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व बताने हैं, तो इसमें जनसंख्या है, क्योंकि आर्थिक विकास के बारे में यानी पैसे पैसे की बात हो रही है, तो पैसा जो है हाँ जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, सामाजिक तत्व, वैज्ञानिक एवं प्रविधि प्रकृति और संगठन एवं विशिष्टीकरण, ये सारे के सारे तत्व जो है निर्धारित करते हैं आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? तो ये जो है प्रबुद्ध नागरिक उत्पन्न करता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है, विज्ञान और तकनीकी विकास में सहायता प्रदान करता है। उसके अलावा जो है कृषि का उद्योग जो है उसको जो है उत्पादित करता है या सहयोग करता है उसमें, और आर्थिक विकास भी करता है। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व के रूप पर हम इसमें टिप्पणी भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, अनगिनत हैं। आप अगर लिखना चाहें तो दो चार पॉइंट लिख सकते हैं। ज्ञान का उद्देश्य है, शारीरिक विकास का उद्देश्य है, चारित्रिक विकास का उद्देश्य है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है, आध्यात्मिक विकास है, जीवकोपार्जन है, यानी कि आपको जॉब दिलाने के लिए है, और संतुलित विकास करता है, पूर्ण जीवन का उद्देश्य भी है। इसमें सारी चीज़ें शामिल है। इसके अलावा और भी आप लिख लेना चाहें तो 15-20 पॉइंट और भी हैं। यहाँ पे शिक्षा का महत्व क्या है, तो इसके ऊपर आप आराम से टिप्पणी लिख सकते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, शिक्षा किस लिए दी जाती है, शिक्षा क्या है ये आपको बताना है, तो शिक्षा क्या होती है ये भी मैंने लिख दिया है। शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं ये आपसे पूछा जाता है। सामाजिक परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव जो है क्या हो सकता है, तो इसमें कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझाना है कि ये प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इन प्रभावों को आपको बता देना है। ठीक है, तो इन प्रभावों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसके बाद जो है धर्म एवं शिक्षा का संबंध, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे जो है इसको समझा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो है धर्म और शिक्षा के बीच जो संबंध जो आपको छोटे से लाइनों में समझा देना है। और शिक्षा आधुनिकरण में कैसे सहायक होता है, तो शिक्षा का आधुनिकरण में क्या सहायक तत्व है, या शिक्षा कैसे आधुनिकरण को बढ़ाता है, या शिक्षा का क्या योगदान रहा है आधुनिकरण में, तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद है आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के मूल्य, कर्तव्य या नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालना है।
तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य हो या नैतिक मूल्य, दो भी नो में से कोई भी पूछे तो आपके सारे पॉइंट आपके काम आएंगे। इन पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करिएगा, एक भी पॉइंट मत छोड़ना। अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सारे के पॉइंट याद करने हैं क्योंकि सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। कोठारी कमीशन के गुण और दोष दोनों बताने हैं, तो हम पहले गुण की बात करेंगे फिर दोष की बात करेंगे। तो कोठारी कमीशन को जो है शिक्षा आयोग कमीशन भी कहते हैं या शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो इसके गुण क्या हो सकते हैं और दोष क्या हो सकते हैं हम बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोठारी ना लिखा हो तो शिक्षा आयोग लिखा होगा, और शिक्षा आयोग लिखा होगा तो उसका मतलब है कोठारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि शिक्षा आयोग लिख दिया तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी हैं। तो कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग एक ही बात है। इसके गुण जो है निम्नलिखित हैं, इसमें कुछ पॉइंट हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें 5 से 6 पॉइंट आप शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन पॉइंट है और शिक्षा आप आराम से इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पर है। इसके बाद 5 और 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंटों में से आप 4 पॉइंट लिखें, 5 पॉइंट लिखें, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका मानसिक स्तर कितना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है शिक्षा आयोग के दोष। अगर दोष पूछता है, अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी सम्मिलित क्वेश्चन बनाता है। जब सम्मिलित बनाएगा तो आपसे 4 या 5 नंबर का पूछेगा, अगर अलग अलग पूछेगा तो 3 नंबर का या 2 नंबर का पूछेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग पूछता है तो 2 या 3 नंबर का आएगा, और सम्मिलित पूछता है गुण और दोष तो 4 या 5 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें जो पॉइंट हैं ये शामिल है, 5-6 पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान में शिक्षा का महत्व क्या है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा का महत्व जो है अनुच्छेद के हिसाब से लिखना है। इनमें अनुच्छेदों का बहुत ही महत्व है, अनुच्छेदों को याद रखना है आपको। कौन सी धारा में किसका प्रावधान किया गया था, कौन सी धारा क्या थी, किस धारा में किसका संयोजन किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में शिक्षा के महत्व की जब भी बात करेगा तो आपको धाराओं को यूज़ करना है, ठीक है। और कुछ कुछ बातें जो हैं इसमें ऐसी भी हैं जो बिना धाराओं के हैं, तो इनको भी आपको लिख देना है। तो धाराएं अगर आप 2 से 3 भी याद रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो आप आसानी से जो है इसके आंसर्स लिख सकते हैं, अनुच्छेद या धारा, ठीक है। और उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है उसके ऊपर प्रकाश डालने की बात आती है, तो आपको बता देना है कि या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर टिप्पणी लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझाइए, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख कीजिए। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका ये प्रश्न जो है आंसर समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र की परिभाषा विशेषताएं समझानी है। कभी लोकतंत्र बोलेगा, कभी जनतंत्र बोलेगा, कभी गणतंत्र बोलेगा, तो आपको घबराना नहीं है कि आपको यहाँ पे लोकतंत्र नहीं दिया, वहाँ पे जनतंत्र दिया हो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने लोकतंत्र पढ़ा था, जनतंत्र तो पढ़ा नहीं था, या गणतंत्र नहीं पढ़ा था। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र ये सारी की सारी चीज़ें एक ही होती है। इसकी परिभाषा सिंपल सी है। इसकी विशेषताएं जो है उसकी हम बात करेंगे। लोकतंत्र या जनतंत्र जो है अब्राहम लिंकन के अनुसार आप बताएंगे तो जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। तो ये एमसीक्यू आपका बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, आप इन चारों पॉइंटों को सम्मिलित करेंगे क्योंकि विशेषताओं में आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको याद अच्छी तरह से होने चाहिए। बालिका शिक्षा के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। तो बालिका शिक्षा का ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बालिका शिक्षा को समझाइए, तो इसको आपको बताना है। वैश्वीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन वैश्वीकरण के ऊपर अगर आपसे पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपसे इतना ही पूछेगा। उसके अलावा जो है अध्यापक की भूमिका को समझाइए। अध्यापक की भूमिका जो है, आप अगर वहाँ पूछता है कि आपके विद्यालय में अध्यापक की भूमिका कैसी होती है तो आप अलग बताएंगे, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अगर अध्यापक की भूमिका केवल 2 नंबर का पूछता है तो आपको जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिसाब से जो है बता देना है, तो इसमें ये पॉइंट आ जाएंगे। तो इसके बाद जो है कोठारी कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन पर टिप्पणी हमेशा पूछा जाता है। कोठारी कमीशन के बारे में हमेशा पूछा जाएगा। कोठारी कमीशन आयोग जो है 1964 में लागू किया गया था, लेकिन इसमें संशोधन होते होते 1966 हो गया था। तो इसीलिए 1964 से 1966 जो है भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं इसको, या कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग भी बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 1964 से 1966 के बीच में जो है इसको क्या करा गया था, मॉडिफिकेशन किया गया था। इसलिए जो है इसका एक फिक्स डेट नहीं है कि ये कब लागू किया गया था। तो 1964 और 1966 जो हम इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पे इसके विशेष जो टिप्पणी है वो मैंने बता दी है कि ये स्वतंत्रता के बाद में कैसे कैसे ये बढ़ा और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
और कोठारी कमीशन के जो सुझाव थे वो क्या क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कोठारी कमीशन के सुझाव बताइए। तो बहुत सारे सुझाव दिए थे कोठारी कमीशन ने, और जो ये सुझाव दिए थे ना, इन सुझावों में भी सब पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, इसमें 5-7 पॉइंट हैं, इसमें 5-7 पॉइंट है, इसमें 5-7 पॉइंट है, इसमें 5-7 है, इसमें भी 5-7 है। तो इसमें सभी में 5-7 है, लेकिन आपको केवल सुझाव पूछेगा तो आपको ये सुझाव दे देने हैं। अगर वो उन सुझावों का भी कोई पॉइंट पूछता है तो आपको यही लिख देना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स जो आपको कवर करने हैं। ये सारे के सारे जो कोठारी कमीशन के सुझाव थे, और इन सुझावों का विस्तृत जानकारी जो है आपकी बुक में भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने जो क्वेश्चन पेपर का आंसर देखा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया, तो आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है ज़्यादा का ज़्यादा विचरण करने की। जितना विचरण कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को मध्यम मार्ग से या समझदारी मार्ग से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और अपने आप को जो है इन वीडियो के माध्यम से तैयार करते हैं, तो आप समझिए कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अव्वल नंबर आ सकते हैं। बस आपका माइंड कंसंट्रेशन सही होना चाहिए, और इन वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख करके समझें कि मैंने इसमें क्या समझा है। अगर आपने स्किप किया है तो बहुत सारी जो मैंने बातें बताई हैं वो आप भूल चुके होंगे, या फिर आपने देखा नहीं है, आपको पता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके आंसर्स क्या होंगे, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वीडियो की सारी लिंक्स जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके सामने आ रही है, थंबनेल के माध्यम से इसको आप टच करके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस जो है सब्जेक्ट वाइज आपके पास आते रहेंगे, और इसी तरह हम डिटेल सोल्यूशन में बात करेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बड़े से लेकर छोटे तक के सारे प्रश्नों की चर्चा हम करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। 801 देखना ना भूलें, 802 मैंने करवा दिया है, 803 हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो 803 की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।